Welcome to our next episode of webinar. And today our guest is Dr. Rohit Trivedi from Bhopal. मेरा पर्सनल इक्वेशन जो है ये मेरे आई थिंक 20 साल से मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इन मैनी वेज ही इज माय मेंटर. ये और उनके फ्रेंड अनिल अनिल मोडगिल, इन दोनों ने ही मुझे मोटिवेट किया था अपना काम कुछ शुरू करने के लिए. सो आई NAB मेरठ ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू रोहित एंड अनिल. और कभी भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है मुझे सबसे पहले यही दोनों ध्यान आते हैं. और इनका बाकी इंट्रोडक्शन के लिए आई हैंड इट ओवर टू जसदीप. Thank you, ma'am. So welcome again everybody to this webinar. ये वेबिनार एक पार्ट है वेबिनार सीरीज का जो कि NAB मेरठ कंडक्ट करता है ऑन द मंथली बेसिस विद एन एम टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड live a life of fulfillment. And जनरली हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं और एक रोल मॉडल की तरह विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को गाइड कर सकते हैं. So in this series today we have with us Dr. Rohit Trivedi, who is Professor of English Language in Sarojini Naidu Government Girls PG College in Bhopal, and he is the founding member of Arushi, a voluntary organization working towards the empowerment of people with disabilities. He's also received National Award from President of India in 2014 for being a role model for visually impaired. So it's an honor and privilege to have you with us, Dr. Rohit Trivedi. Thank you very much, Jasdeep ji and Poonam ma'am. We have been, we know have been in touch with each other for the last 20 years, and now we are more than friends. Thanks a lot. Yes. जी. तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ से. सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? और जैसे कि आपने शेयर किया था कि आप ब्लाइंड हैं बर्थ से. सो हाउ डिड यू गो अबाउट? और आपके पेरेंट्स को जब पता चला तो क्या आगे प्लान ऑफ एक्शन था एंड उन्होंने कैसे रिसीव किया इस चीज़ को, और आपने अपने लाइफ में फिर आगे कैसे स्टेप्स उठाए? तो अगर थोड़ा सा आप बताएंगे हमें, हमारे व्यूअर्स को, तो इट विल बी वेरी नाइस. You know, when it's a very difficult news to take. In fact, when you get to know that your child is blind. So when I think my parents got to know about this in a day or two, that I am not able to see, maybe on the very first day, and the joy of having a baby, I think it kind of disappeared somewhere. That's what they tell me. And then the first thing that you have in mind now, what to do, then you think of medical treatment. I am telling of the year 1963, and I was born in a place called Nepanagar. This is in MP, Madhya Pradesh. My father was working in the forest department. He retired as chief conservator of forest. So he was posted in on deputation at Nepa Mill. So because वहाँ पे पेपर के लिए लकड़ी चाहिए पड़ती थी, तो they needed a forest officer. I mean, I think it can be a more of a general knowledge as well as, so I think I must tell these things. So शुरू में तो बात हुआ कि अब कहाँ, फिर डॉक्टर्स शुरू के 2-3 साल तो इसी में निकल जाते हैं कि डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाना, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स जो जहाँ मिलता है. फिर जब डॉक्टर से बात नहीं बनती है तो फिर वो जो रास्ते में चलते हैं ना कि धुनी रमाए लोग, या कोई बाबा पड़ जाता है कि अरे साहब वो फलानी देवी आती है, उनको फलाना आता है, नवरात्र में किसी के यहाँ चलेगा लेके, फिर कहीं कुछ हो गया, फिर कहीं तो ये सब चलता रहा. तो सब कोई फिर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक, सब कुछ होता है शुरू में. फिर जब नहीं होता तो बोलते हैं अब क्या. अब नाउ इन दोज डेज यू इवन डिडंट नो कि क्या पढ़ने की पॉसिबिलिटीज है. फिर माय फादर टुक मी टू अ प्लेस NIVH जो है देहरादून, वहां ले गए. तो वहां की स्थिति देख एकदम घबरा गए वो कि दे डिडंट वांट मी टू पुट, आई वाज 7 years of age, so they didn't want to put me there because
एक lonely और huge long I mean from Bhopal long I mean distance was a problem again and situation भी लग रहा था कि बहुत अच्छा लिवेबल एटमॉस्फेयर नहीं था स्कूल में तो आई थिंक दे ब्रॉट मी बैक और फिर हम लोग पापा का पोस्टिंग भोपाल में था तो ब्लाइंड बच्चों का एक स्कूल है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे आई वाज देयर फॉर अ ईयर and then got posted to Indore. So again, I was in a school for the blind for the first 5 years. फिर हम ग्वालियर आए तो वहाँ पे एक सिंधिया स्कूल था और सिंधिया स्कूल में इट वाज अ गर्ल्स स्कूल बट टिल 8th they was allowing boys to study. It was a co-ed till 8th. तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्होंने बोला कि हम आपको एडमिशन तो नहीं देंगे बट वील लेट यू कम टू स्कूल्स एंड बिफोर यू लीव वी विल गिव यू सर्टिफिकेट कि आपने यहाँ पे पढ़ाई करी है एंड वी विल नॉट इशू फॉर फॉर्मल टीसी और काइंड ऑफ थिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट. तो हम लोगों ने बोला कि चलो एक्सपोजर अच्छा होगा, इट्स अ रेनाउंड पब्लिक स्कूल, बच्चों का स्कूल है तो ठीक है. पर वो वहाँ पे भी फिर वहां से हमारे पापा का ट्रांसफर भोपाल हो गया तो वी वर इन जब भोपाल आए तो ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल स्कूल्स रिफ्यूज एडमिशन. पर एक स्कूल था मिशनरी स्कूल था, उनके फादर के पास गए, नो बोले वी विल गिव हिम एडमिशन. पर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरा मीडियम उस समय तक हिंदी था. आई डिड नॉट नो अ वर्ड ऑफ इंग्लिश टिल दैट टाइम. So I was shocked. बोले नहीं, you will have to learn English. You will be able to manage. Don't worry. तो फिर एडमिशन हो गया, टेस्ट भी दिया. बोले टेस्ट तो देना पड़ेगा. मुझे पता है कि मैंने टेस्ट में कोई बहुत अच्छा नहीं किया था बिकॉज इंग्लिश पूरा था तो बट उन्होंने कहा नहीं आप तो पहले टेस्ट तो दो, ऑल प्रोसीजर्स विल बी फॉलोड प्रॉपरली. तो टेस्ट दिया इंग्लिश. शुरू में 4-6 महीने तो कुछ समझ में नहीं आया. फिर हमारे लोग वॉलेंटियर्स का और सोसाइटी का और फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो दे नेबर्स हमारे बहुत अच्छे थे. दे स्टार्टेड रीडिंग आउट फॉर मी एंड नेचुरली ब्रेल में तो बुक्स होती नहीं थी नहीं उस टाइम भी, और ब्रेल आती थी मुझे, वैसे थोड़ी इंग्लिश होती नहीं आती थी, हिंदी तो अच्छे से आती थी. तो ब्रेल में बुक्स थी नहीं. फिर 2 साल तक सुन सुन के पढ़ के याद किया, थोड़े बहुत ब्रेल में नोट्स बनाए. उसके बाद में फिर प्रॉब्लम आया क्योंकि एडमिशन फिर से लेना था क्योंकि वो स्कूल साइंस वाला स्कूल था. साइंस में था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्रैक्टिकल्स कैसे करेंगे. तो फिर वो आर्ट्स के लिए फिर एक स्कूल में एडमिशन लिया. पर उस टाइम तक थोड़ी सी इंग्लिश ठीक ठाक हो गई थी और I was able to, you had to speak in English in school also. स्कूल में कैसी भी बोलो पर बोलना होता था इंग्लिश, नहीं तो फाइन लगता था. और जो एग्जाम के लिए तैयारी करनी होती थी, क्रैमिंग करते करते ही इंग्लिश आ गई मतलब. तो रटते रटते. सो दिस वाज इट एंड फिर उसके बाद में जब हम 9th 10th 11th किया तो किताबें फिर नहीं थी. तो लकीली तब तक पता पड़ गया था कि एक वो टॉकिंग बुक लाइब्रेरी जो बॉम्बे की थी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की टॉकिंग बुक लाइब्रेरी थी. इट यूज्ड टू हैव सम बुक्स इन ह्यूज. और वो सारे कैसेट जो थे ना वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के कॉलेज लेवल के बुक्स थी उसमें, मतलब एमए वाली, मास्टर्स की जो ईश्वरी प्रसाद की हिस्ट्री. तो ये तो हम लोग 9th 10th में मैंने सब वो किताबों को 5-5 8-8 बार सब जो रेलेवेंट चैप्टर्स थे उनको पढ़ने से लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा हो गया. और लकीली जब हमारा हायर सेकेंडरी का एग्जाम हुआ तो आई गॉट फर्स्ट प्लेस इन द एंटायर स्टेट इन इकोनॉमिक्स. हाईएस्ट मार्क्स थे पूरे मध्य प्रदेश में. Excellent. और हमारे जी जी. फिर उस टाइम पे एक हमारे जो कैंपियन स्कूल जहाँ से मैंने शुरुआत की थी पढ़ाई, के फादर ने बोला कि व्हाई डोंट यू अपीयर फॉर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो एनसीईआरटी का होता था. उसमें 500 उस टाइम पे 500 स्टूडेंट्स होते थे फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, आर्ट्स के और साइंस के. तो मैंने कहा मुझे तो नहीं बनेगा. बोले नहीं यू ट्राई. तो आई थिंक मध्य प्रदेश में 12-15 बच्चे सिलेक्ट होंगे तो आई वॉज वन ऑफ देम.
and I got scholarship from और इंटरव्यू तो बहुत डिफिकल्ट, उन जमानों में दिल्ली इंटरव्यू के लिए आना पड़ता था. All 500 students had to come to Delhi for student. फिर मैंने I thought कि teaching would be a very good profession for me, so I joined रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NCERT का ही था वो. तो वहां से मैंने BA किया, वहीं से MEd किया. और फिर सबसे बात हुई टीचर्स ने बोला कि इंग्लिश में जॉब्स अच्छे होते हैं, काफी लोगों को जॉब मिल जाता है इफ यू कॉलेज टीचिंग के लिए जाना है. तो देन आई डिड माय MA इन इंग्लिश. और इस बीच में बहुत सारे जॉब्स एडवर्टाइज हुए स्कूल टीचर्स के, तो उसमें मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती थी कि अरे ये ब्लाइंड है. और इंटरेस्टिंग एपिसोड बताएं कि एक लेडी थी, वो उनकी जो बेटी थी वो मेरी भाभी की फ्रेंड होती थी. तो उनका फोन आया कि वो रोहित की तो सारे पेपर गायब है, मार्कशीट से भी एक भी नहीं लगी है. तो आई थिंक व्हाट डू कि वो मार्कशीट निकाल के अलग कर देते थे लोग कि ये ब्लाइंड है, और तो कोई लॉजिक लेने से अच्छा ही है कि मार्कशीट बोल दो कि पेपर्स ही नहीं है. तो उन्होंने बोला कि तुम मार्कशीट ला के दो सारी, हम वापस लगा के तो उसको प्रोसेस करते. एंड समहाउ आई वाज एबल टू गेट द जॉब. और जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर लेके गए तो जो उनके जो DEO थे, एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर, कागज में इनको किसने नौकरी दी थी, पता नहीं क्या कर लेते हैं ये लोग. तो कैसे पढ़ाएंगे आप, ये करेंगे, कहाँ पढ़ेंगे. फिर एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, लेट हिम गेट द अपॉर्चुनिटी, करके दो, देखने दो. और पर मुझे जाना था कॉलेज में, पर मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे नहीं गया तो मैं कॉलेज वाले भी यही बोलेंगे कि ये पढ़ा नहीं पाएगा करके. सो while I was doing my MA I joined. तो सुबह से लेके रात तक आई यूज्ड टू कीप बिजी. सुबह 8 बजे से कॉलेज होता था, 8 से 11 बजे से स्कूल होता था. सो 11:30 से, तो सुबह से लेके और रात के शाम को 7 बजे 8 बजे घर आके, और फिर कॉलेज की तैयारी, फिर स्कूल की तैयारी. सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू टीचिंग, स्कूल टीचिंग. देन कॉलेज में भी जॉब लगा. फिर उसके बाद में पब्लिक के एग्जाम्स हुए, तो उसमें भी आई डिड फेयरली वेल. और फिर बाद में तो करियर सेटल हो गया. उसी टाइम हम लोग काम कर रहे थे. कुछ के एक लेटर आया कि हाँ, एक बंदा था जो कि वो मुझे रीडिंग करने आया. मेरी फ्रेंड थी, उसने कहा मेरा एक दोस्त है, उससे तुमको रीडिंग करने हेल्प कर देगा कॉलेज की तैयारी करने में. तो उसी ने बोला कि भैया आप लोगों को इतनी दिक्कत हुई पढ़ने में, तो बाकी लोगों को क्या होता होगा. तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है. तो भैया बोले हम लोगों का एक ग्रुप है और वो काम करते हैं एनवायरनमेंट के फील्ड में. सो ही वाज अनिल्स ब्रदर, अनिल मुदगल, जिनका नाम मैडम ने अभी, उनका ये ब्रदर थे. और ही वाज स्टडीइंग इन कॉलेज, और ही यूज्ड टू रीड आउट फॉर मी व्हाइल आई वाज टीचिंग इन कॉलेज. तो उसने अपने भाई लोगों से, दोस्त लोगों से बोला हम लोगों का एक ग्रुप है और हम लोग लेट अस स्टार्ट रिकॉर्डिंग मटेरियल इन ऑडियो. तो ऐसे करके फिर हम लोगों ने आगे के लिए काम करना शुरू किया, और किताबें रिकॉर्ड करना शुरू की ब्लाइंड बच्चों के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू किया, बच्चों से उनकी डिफिकल्टीज फिर स्लम्स में काम करते थे, बच्चों को घुमाने ले जाते थे. तो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिविटीज शुरू करी. yes. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस. आई मीन बहुत ही कमेंडेबल है. और जैसे मुझे सबसे ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग लगा कि हिंदी मीडियम में आपने पढ़ाई की और आप इंग्लिश के आज प्रोफेसर हैं. सो आई मीन इट्स एक चीज़ मुझे ये दिख रहा था बहुत आपकी जर्नी में कि आप ओपन बहुत थे टू ट्राई द थिंग्स, टू फाइंड आउट, टू लर्न. तो मुझे ये बहुत समझना था आपसे कि आपको क्या लगता है कि गोल इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपननेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, गोल इम्पोर्टेंट है. गोल हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम फ्लेक्सिबल और ओपन रहेंगे. क्योंकि अगर आपको इफ यू हैव गोल्स क्लियर इन योर माइंड, if this doesn't work you try that, if that doesn't work you try something else. So somehow or the other you are able to your objective is to achieve goals.
सो मीन्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अगर आपका मान लो अगर आपको तरीका है कि हमको ब्रेल में बुक्स चाहिए या हमको ऑडियो में ही बुक्स चाहिए, हाँ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में तो हमको ऑडियो में बुक्स, आदत हमारी भी सुन सुन के पढ़ने की थी, मगर आपको ई टेक्स्ट मिलता है कंप्यूटर पे, तो हमको उससे तैयारी करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है किताबें नहीं मिलती, तो हमको स्कैन करके ई टेक्स्ट बनाना होता है। तो if you have goals clear in your mind, then things become very easy, and then you try different ways. If you think that something is impossible to achieve, then you will not try. And if you feel that something is possible, and then you will start figuring out what are the ways which can help me in achieving my goal, then things become easier. Then you kind of think of various alternatives also. And that is my view. बहुत बहुत अच्छी थॉट है ये, बहुत ही अच्छा, थैंक यू फॉर दिस। एक और चीज आप ये सोच रही थी कि हाउ डू यू, मतलब आपको क्या लगता है देयर इज सम डिफरेंस अगर एक ब्लाइंड प्रोफेसर है और एक दूसरा प्रोफेसर है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं या किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं, सो दैट व्यूअर्स ये समझ पाए कि हाउ दे कैन गो अबाउट इट, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरह से उनको ओवरकम कर सकता है। पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो एटीट्यूड का है कि व्हेन यू गेट इनटू अ जॉब, लोगों को लगता है अरे यार ये कहाँ से आ गए हम लोगों के बीच में। जैसे जब मेरी पहली नौकरी लगी तो एक टीचर बोली कि अरे इंग्लिश पढ़ाएगा ये, अरे इसको तो हारमोनियम पढ़ाना था, इसको तो म्यूजिक पे टीचर होता तो होता ठीक होता। और तो ये ऐसे ऐसे तो आपको इस तरह के एटीट्यूड होते हैं, फिर मुझे लगता है कि यार ये कोई काम नहीं कर पाएगा। आजकल क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे काम और कॉलेज वर्क और मतलब डेटा ड्रिवन सोसाइटी हो गई है आजकल, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इट्स नॉट ओनली टीचिंग। तो अब चैलेंजेस इसलिए हो रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज विद यू, सो यूजिंग टेक्नोलॉजी लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन। अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से आता है, वर्ड प्रोसेसिंग आता है, एक्सेल में कमांड कर सकते हैं। अभी 3 साल तक मैंने अभी ऑनलाइन क्लासेस ली, मगर आज मैं कंप्यूटर पर कर रहा था, मुझसे गूगल मीट चालू ही नहीं हो रहा था। तो अब होता है कि मैंने आपको इसको छोड़ दो तो आपको दिक्कत होने लगती है। मतलब सो यू थिंग्स, अच्छा इतनी जल्दी चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी, इतनी जल्दी अपडेट्स आते हैं कि आप इफ यू आर नॉट इन टच विद थिंग्स, देन सडनली आपको, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैलेंजेस तो हैं बट दो चैलेंजेस कैन बी ओवरकम। और जहाँ पे जो हम जैसे लोग होते हैं, हम लोग क्या होता है कि हम लोगों को बहुत 3 गुना ज्यादा काम करना होता है टू शो दैट वी हैव टू हैव वर्थ। अदरवाइज क्या होता है कि फिर वो आपके लिए वो ना एक लोगों को लगता है कि नॉन आई मीन एग्जिस्टिंग असेट है, जबरदस्ती सफेद हाथ है, इनको रखा हुआ है नौकरी पे, कोई काम की नहीं है। सो दैट शुडंट बी देयर। और आज ये होता है कि कल कुछ होता है तो हम डिपार्टमेंट के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, दे लिसन टू मी इफ आई kind of give some suggestions, they welcome those kind of suggestions। तो ये चीजें फर्क पड़ती हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। जी, तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम से और आज के टाइम में डिफरेंस? जी 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 प्लीज। बहुत डिफरेंस है। अभी तो क्या है कि पहले तो क्या होता था कि टेक्नोलॉजी साथ में नहीं थी, ब्लैक बोर्ड के to depend on somebody। if I wanted to write something, somebody be called on to write on blackboard। तो आप पीपीटी बना के ले जा सकते हो, यू कैन यूज। अगर टेक्नोलॉजी है, कॉलेज में सपोर्ट है, तो आप वो कंप्यूटर यूज कर सकते हो, डिस्प्ले गाइड कर सकते हो। तो ये सब चीजें आजकल आप कर सकते हो। बहुत सारे काम डिजिटली हो जाते हैं जो लिख के करने होते हैं। तो ये सब फर्क तो है।
और थोड़े थोड़े चैलेंजेस तो हैं, तो अब बाकी हर आदमी के साथ में कोई ना कोई चैलेंज है। अगर कोई इश्यूज हैं भी तो आई मीन सोसाइटी को भी उतनी डाइवर्सिटी और उसको कहना चाहिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि भाई अगर आप हर आदमी का कोई ना कोई चैलेंज है तो उसको तो आपको अकोमोडेट करना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई जी बड़ा जी चैलेंज है जो कि अनअवॉइडेबल है। ओके। सो जी एक जो एक और होस्ट है आज, अमन सैनी, वो इंग्लिश सीखना बहुत चाहते हैं एंड यू आर अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे? अमन, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? जैसे Good evening, sir. हाय। Yes, सर मैंने आपकी जर्नी जो सुनी से अमेजिंग, इट्स वॉज वेरी अमेजिंग। सर एक चीज मैं पूछना चाहता था आपसे कि जब आप इतने सारी प्रॉब्लम्स के साथ जा रहे थे, जब आपको पता चला कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस टाइम पे अपने जो स्ट्रेस आपको आता था उसको कैसे, क्योंकि आजकल के जनरेशन का एज में जितना भी होता है, मैं जैसे फेस करता हूँ VI को, तो उसमें क्या होता है कि जो बिजली पैड है या उनके घर से सपोर्ट नहीं होता है, या कभी कभी होता है कि इस घर से सपोर्ट है देन उनके बाहर कुछ उनके साथ हैडल्स आ रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में बहुत जाते हैं। तो सर आप कैसे कंट्रोल करते थे अपना स्ट्रेस को उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो सुविधाएं बहुत कम थी, आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। जैसे मैंने आरुषि के बारे में देखा तो आरुषि बहुत कुछ करता है, ठीक है, और नैप मेरिट में मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर मैं एक सिखा रहा है, एग्जांपल कंप्यूटर भी आज के टाइम पे। जी जी आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि जितना मजे से लोग ना लाइफ को, उतना मजे से उतना आराम। मैं अपना पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम में अपियर हो रहा था, और एक राइटर था जो कि मेरे से काफी जूनियर था, या और इंग्लिश का पेपर मेरे लिए लिखा था। आई थिंक ही वाज अ डॉक्टर, या डॉक्टर मेडिसिन में पढ़ रहा था वो, मेडिकल कॉलेज में, एंड ही वाज राइटिंग माय पेपर। और वो एग्जामिनर थे, एग्जामिनर नहीं मतलब इन्विजिलेटर जो थे वो थे, और वो बीच में आके बोलते हैं, अरे साहब आपके तो बड़े मजे हैं। कि बोले, मैंने कहा, बोले क्या? बोले आप तो दो दो लोग एग्जाम मिल के लिख रहे हो। कौन दो दो लोग? बोले आप और आप। हम तो तीन लोग मिल के लिख रहे हैं। बोले तुम तीन, मेरा राइटर और आप। तो अरे ना घबरा कि उन्हें 3 घंटे कुछ नहीं बोला कि उनको है कि, और वो सुनते रहे कि क्या अपडेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप ऐसे ब्लेम करते हो, और आप उसको, अगर मैं सोचता कि इसने ऐसे 2 लोग मिलके लिख रहे हैं जबकि मैं खुद लिख रहा हूँ, तो मेरा पूरा पूरा पेपर कर उस दिन मैं आज इस स्थिति में नहीं होगा जहाँ आज में। तो एक छोटी सी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको कितना आगे लेगा। मतलब उस स्थिति में आई कुड हैव बीन इन डिप्रेशन, वो डिप्रेशन मुझे एग्जाम लिखने में पूरा भूल जाता सब कुछ उससे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आप माइंड में रख लो, सोसाइटी है जरी है, उसको मस्ती में रहना है, और जहाँ इंटरनेट को वहां का नहीं, उसको वहां छुप के आ निकाल, तो ऐसे ही हुआ है। अमन, पर यह है कि हमारा जो है वो एफर्ट होना चाहिए, इसमें कोई आगे पूरी ना हो पाए। Aman, he is blessed with a very good sense of humor. और जिसको ये बता रहे हैं कि मस्ती, जो तुम्हें भी बहुत तुम्हारा फेवरेट फ्रेज है कि मजे में, और वो, पर रोहित का मतलब आई नो हिम एज अ फ्रेंड, इनको हर सिचुएशन में कुछ भी इंटरेस्टिंग और फनी वो ढूंढने का, मतलब ही इज ब्लेस्ड विद दैट थिंग। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी साइटेड की बात करो, अगर उसको कोई किसी बात पे टोक दे, तो जनरली हमारा क्या होता है कि ये क्या कर रहे हो बाहर, तो जनरली क्या होता है कि तुम्हारा एकदम मोरल डाउन हो जाता है, तुम्हारा कंसंट्रेशन रिप्लाई करने से ज्यादा तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है कि उसने मुझे ऐसे कह दिया। बट ही इज ब्लेस्ड विद दैट आई थिंक कि ये हर सिचुएशन को बहुत लाइटली लेके वो हैंडल कर लेते हैं।
which I think is a very, very big thing. तो थोड़ा थोड़ा अपने आप ट्यून करो कि सोसाइटी में क्या क्या लोग आपको कमेंट करेंगे, क्या क्या उनका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, देन यू कैन इमीडिएटली डील विद दोस काइंड ऑफ सिचुएशन, एटलीस्ट keep forgetting things very fast. Even that will help you in many ways. Thank you. I over to Jyoti ma'am. Yeah. तो ये और इतनी मुश्किल सिचुएशन आई है। मेरा एक फ्रेंड है हम लोगों के साथ में आशी में जब हम लोग चुके थे वो लिया, तो हम लोग काफी सपोर्ट करते थे। ही बिकेम पहले टीचर बना। जब वो टीचर बना तो एक गांव में पोस्टिंग हुई इसकी, तो पहले तो उसको अंदर आ गया क्लास में पढ़ाया ठीक है। एक दिन वो गाँव वाले को ले गए खेत पे, तो बोले काय को क्या है, तो काय को बोले साहब जी पत्थर मार, पत्थर फेंक दो। बोले क्यों पत्थर फेंक दो? बोले अरे वहां तो फेंका उसने, जहाँ वहां उन लोगों ने ना बोरिंग करवा दी, और वहां पे पूरे एरिया में कहीं पानी नहीं निकलता था। इतना पानी निकला, इतना कि हद से ज्यादा, मतलब बोरी में, ट्यूबवेल में। अब वो परेशान होगा, रोज पकड़े कोई मार रहा, वहां भी पत्थर फेंक दो, वहां भी पत्थर फेंक दो। ये तो बहुत जादू वाले लोग हैं। अब वो परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि अगर पत्थर पानी निकला तो मर जाऊंगा, तो हिट डालेंगे मुझे ये लोग। तो हम आप सोचो कि कैसी स्थिति आपको फेस करना पड़ता है। तो सोसाइटी जो है ना वो बहुत मतलब ये इग्नोरेंस है और मिसकंसेप्शन और बिलीव्स हैं, इनको आपको बहुत टैक्टफुल हैंडल करना पड़ता है। अल्टीमेटली उन्हें आपको नौकरी छोड़ के कहीं ट्रांसफर आया कि भैया मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो ऐसी स्थितियां आती हैं लोगों के साथ। Yeah, it's a very tough situation. तो ये है। जी, मेरा ये एक क्वेश्चन था कि अगर किसी से आपने बोला कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश में जैसे प्रोफेसर आप बन गए, अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ब्लाइंड, जो कि जिनको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है हिंदी में बात करने में, या उनको लगता है कि सॉरी इंग्लिश में बात करने में, उनको लगता है हिंदी में मैम हम कर लेंगे, सब कुछ हिंदी में कर लेंगे, इंग्लिश नहीं होता। तो अगर आप उनको कुछ बोल सके कि किस तरह से वो इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है इन लॉट ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो सब कुछ तो इंग्लिश में है उस तरह से। हम लोग बच्चों से भी, जब हम लोग बच्चे पूछते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स लड़कियां पूछती हैं, मैं ना गर्ल्स कॉलेज बैठे हुए, तो सो जब पूछते हैं बच्चे लोग कि सर क्या करें, तो हम लोग उनको ये बोलते हैं देखो इंग्लिश, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रहे, उन्होंने 200 साल तक हम लोगों को गुलाम रखा और बहुत सारे अत्याचार करे। अगर हम लैंग्वेज, हमको इंग्लिश इसलिए सीखना है क्योंकि हमको अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ानी है, हमको अपने स्किल सेट बढ़ाना है और हमको नौकरी लेना है, वरना हमारे लिए अंग्रेजी कोई काम की नहीं। और हम इंग्लिश बोलने में गलती करते हैं तो हम कोई गलत काम, अगर उनको भी हिंदी बुलवाएंगे तो वो ऐसी उससे 100 गुना ज्यादा गलती करेंगे। तो अगर हमने एक आध प्रोनाउंसिएशन गलती कर दिया, एक आध ग्रामर की मिस्टेक कर दी और हम बोलते चले गए, तो शुरू में आप तो फराटेदार अंग्रेजी, जैसे जो वर्ड्स आपके, हम लोगों के पास लकीली क्या होता है कि हम लोग बचपन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है, वोकेबलरी हमारे पास में बहुत होती है। हम लोग जैसे मेरी सिस्टर थी, वो अपने बेटे को सिखाती, बेटा लेमन मतलब लेमन, लेमन मतलब नींबू, लेमन मतलब नींबू। तो हम बचपन से सिखाते हैं KG 1 से बच्चे को कि लेमन मतलब नींबू होता है, राइस मतलब चावल होता है। अब राइस और लेमन को सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो नहीं पता है। तो हम जो अपना कोशिश करें कि हम स्ट्रक्चर्स बोलना शुरू करें, और कोई गलती सुधारे तो हम उसको याद रखें कि अच्छा ये वाली गलती हमसे हो गई थी एक बार, अब हमको याद रखना है उसको। तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो यू विल हैव टू स्पीक द लैंग्वेज, यू विल हैव टू लिसन टू द लैंग्वेज। इफ यू लिसन टू गुड लैंग्वेज you will learn pronunciation. If you speak, you will your tongue will get practice to speak. So दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
और फिर बाकी राइटिंग तो हम कंप्यूटर पे राइटिंग जो है आपकी स्पेलिंग्स में हेल्प करेगी। तो जैसे आप कंप्यूटर सीखना शुरू करते हो तो आप शुरू शुरू में यही करो कि कहीं से यूट्यूब से आपने अपना एक लेक्चर ले लिया, उसको आपने टाइप करना शुरू कर दिया इंग्लिश में, तो आपकी लैंग्वेज भी हुई, स्पेलिंग भी ठीक हुई। जहाँ स्पेलिंग गलती होगी तो आपको स्पेल चेकर जो है ऑफिस का वो आपको बता देगा कि यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, अगली बार से वो स्पेलिंग आप स्पेलिंग की बहुत दिक्कत आती है। आज तक भी मुझे कई बार होता है कि अरे इस वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी। तो कंप्यूटर से तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये आपको काफी हेल्प करता है। और मैं बेसिकली हम लोग सुन के पढ़ रहे हैं तो हमारी स्पेलिंग्स बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। ब्रेल पढ़ने के बाद में तो स्पेलिंग थोड़ा सा इंप्रूव होता था, मगर कंप्यूटर अगेन हैज कम इन टू योर हेल्प, तो उससे बहुत हेल्प मिल सकती है। दूसरा ये कि आजकल बहुत सारे मूवीज आपको एक्सेसिबल है मोबाइल पे, या तो आप अमेजॉन प्राइम ले लो या नेटफ्लिक्स ले लो, या इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज हैं। तो उनको सुन के जो आपका एक्सेंट है वो बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। एक ही चीज को 5 बार सुनो तो इट गेट्स इनटू योर हेड। आई थिंक दिस इज व्हाट यू कैन डू। आई एग्री विद यू ऑन दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है बिकॉज ऑफ आवर जॉज एंड एनवीडीए, बिकॉज डे एंड नाइट हम वही सुनते रहते हैं एंड टॉक बैक वॉइस ओवर, तो एक एक्सेंट का प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है अगर हम वहां पे ध्यान दें तो। थैंक्स फॉर दैट, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड आई थिंक वी हैव, जी, मेरे ख्याल से कुछ किसी ने हैंड रेज किया एंड somebody wants to ask questions. Yeah, so please आशुतोष, आपने हैंड रेज किया तो yes please you can, we are opening this for questions now, तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा प्लीज आप आरओसी के बारे में बता सकते हैं? अच्छा, हाय आशुतोष। हाँ, आरुषि, मैंने जैसे बताया कि हम लोग काम शुरू किया था कुछ फ्रेंड्स ने मिलके, और शुरू में तो हम लोगों ने किताबें ऑडियो पे रिकॉर्ड करी। फिर लगा कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों को पास में कैसेट्स उस टाइम, तो क्या होता था कि एक बार हम लोगों ने पूरे 10th क्लास से कैसेट रिकॉर्ड किए, 2 बार लोगों ने सुने, वो पूरे के पूरे खराब हो गए, क्योंकि सुन सुन के 10 15 बार सुनते थे कैसेट्स। अगर आपको याद हो उस जमाने का, पता हो आपको तो कैसेट्स जो हैं, फिर लोगों ने क्या किया कि हमने लोगों से कहा कि भाई हमको कैसेट्स, तो फिर हमने अपने पुराने कैसेट्स देना शुरू किए। फिर पुराने कैसेट्स में क्या होता था कि वो भी खराब होने लगते थे। फिर हम क्या करते थे कि पुराने कैसेट्स को लेते थे, और फिर हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स थे कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के वॉलंटियर्स थे, वो लोग आते थे और हम लोग क्या करते, दिल्ली से कट ले आते थे 1.5 रुपए में, चांदनी चौक मार्केट से। वहां सब 1.5 रुपए में एक कैसेट का पूरा, हम पुराना गाने वाने के कैसेट लोगों से लेते लेते थे, और ये इलेक्शन में चले हुए कैसेट, ठिकाने को वोट दो, ठिकाने को वोट दो, जो भी जो खराब हो गए थे कैसेट, उनको उसमें से वो फेंक देते थे। और ऐसे फिर हम लोगों ने 1.5-2 रुपए में कैसेट तैयार करना शुरू किए, और फिर रिकॉर्ड लोग, बहुत सारे लोग वॉलंटियर होकर जुड़ गए उन लोगों के साथ, तो रिकॉर्डिंग शुरू करी और बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आना शुरू किए। फिर लगा कि हम लोग जब काम कर रहे हैं एक डिसेबिलिटी के साथ में, तो फिर और लोगों के साथ में क्यों ना काम करें, तो फिर और डिसेबिलिटी वाले लोगों को भी जोड़ा हम लोगों ने अपने साथ में। अब फिर आज की डेट में हम लोग जो है बहुत सारा, एक हम लोगों के पास में एक बड़ा अच्छा सेंटर है, जिसको हम लोग अब एबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं। तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं। वी आर रिकॉर्डिंग बुक्स इन ऑडियो, वी आर कन्वर्टिंग बुक्स इनटू ई-टेक्स्ट, we are having in-house facility for we are identifying children and training them to go to regular schools. जो लोग सिवियर डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए सेंटर में कुछ एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। फिर एडवोकेसी पे हम लोग काफी काम कर रहे हैं कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट पे हम लोगों ने स्टेशंस के साथ में काम किया। रेलिंग अब बात करती है ब्रेल सीट नंबर्स को ब्रेल में लगाने की,
हम लोगों ने 2000 के आसपास वो काम शुरू किया था कि कैसे बोगी एक्सेसिबल हो सकती है, कैसे हो सकता है, कैसे हमारा जो बिल्डिंग थी वो दैट मस्ट हैव बीन द फर्स्ट बिल्डिंग इन द कंट्री टू बी फुल्ली एक्सेसिबल बिल्डिंग। लोग बात बहुत करते थे 99 2000 में कि एक्सेसिबल होना चाहिए होना चाहिए। कुछ लोग 1500 200 लोग हिंदुस्तान में, मगर ये नहीं पता था कि क्या होता है एक्सेसिबिलिटी, व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी। देन वी रिसर्च्ड एंड फाउंड आउट कि अच्छा ये क्या होता है। अब हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे बिल्डिंग को एक्सेसिबल बना सकते हैं इस तरह से। और बाकी हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पे और सारे डिसेबिलिटी इश्यूज पे इनफैक्ट हम लोग अलग अलग जगह पे जाके लोगों को, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को। तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जहाँ पे IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहां पे हम लोग जाते हैं। IAS ऑफिसर्स को हम लोगों ने जो ट्रेनिंग पे रहते हैं उनको बताते हैं कि कैसे आपको हेल्प करना है। क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का एटीट्यूड का सही ना होना, और उस चक्कर में या और दूसरा ये लोगों में इग्नोरेंस, अवेयरनेस की कमी। तो लोगों को पता ही नहीं कि इंडिविजुअली लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो वो लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे काम आरुषि इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। सर आपने जो बताया मुझे और उससे कोई 2-3 क्वेश्चन और आ गए, मेरे रेज हो गए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। रोहित, क्या बोलूं? मैं आपको थैंक यू मुझे करना चाहती थी। अभी आपने बताया तो मुझे ध्यान आया कि नैब मेरठ हम लोग बहुत वो रेलवे के उसमें हैं और हम कई ट्रेन्स के उसको ये वो करते हैं, अप्रूव करते हैं। हमारे पास वो सैंपल्स आते हैं ब्रेल के, और मुझे हमेशा ध्यान आता है कि आप लोग एक टाइम पे अच्छा यू यूज्ड टू टेक प्राइड दैट भोपाल एक्सप्रेस इज द ओनली ट्रेन वेयर यू हैव दिस ब्रेल साइनेज। हाँ तो अभी मैंने हाँ बहुत हाँ बार हाँ। ट्रेवल करा। आई थिंक अभी एज अ रूल जितनी भी न्यू बोगीज हैं उनमें लगना होता है, और मैं कांस्टेंट टच में रहती हूँ इंडियन हाँ। रेलवे से। वो आता है, हम उनको अप्रूव करके भेजते हैं, एंड एवरी टाइम आई रिमेम्बर कि आप लोगों से मैंने पहली बार ये सुना था। तो नैब मेरठ इज ऑथराइज्ड टू अब क्या डू दिस। अभी क्या हुआ है कि जो सीट नंबर्स है ना वो अंदर जाके पूरा खिड़की के अंदर घुस जाओ तब जाके वो सीट नंबर करेक्ट। मिलता है। और मतलब वहां कोई सो रहा हो तो एक बार तो क्या हुआ कि मैंने हाथ डाला तो एक लड़की ने चिल्लाया, क्या है तुम हाथ डाल रहे हो आप यहाँ पे। तो, तो और एक तो नहीं, आप उसमें एसी प्रैक्टिकल में इश्यूज पर्दा अभी उठा भी के अंदर बहुत है। घुसो तो वैसे ही उसमें आप नीचे नीचे खड़े होके आप हाथ बढ़ा के हम छू ही लोगों ने नहीं सकते हो कि अलार्म कहाँ लिखा है। हाँ तो एग्जैक्टली ना। तो तो हम लोगों ने जो लगाए थे वो जहाँ से अपन ऊपर चढ़ते हैं ना सीढ़ी, और जो बर्थ पे जाने के लिए वहां पे जो पैनल होता है उस पे लगाया था। तो वो जो है हर आपको छूते अच्छा, हुए निकल गुड। सकते हो, टच करते हुए निकल सकते हो। तो अब वो जी जी। हम लोग उसके लिए भी कर रहे हैं कोशिश, अब देखते हैं कैसे होता है। मतलब ये छोटे छोटे इश्यूज हैं कि जरा जरा सी जो अगर आपसे बिना पूछे लोग करते हैं ना काम, तो बहुत दिक्कत जाती है, और वो प्रैक्टिकल नहीं होती चीजें। एग्जैक्टली। यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कोई चीज आपके लिए दिक्कत है तो आप बिल्कुल ट्विटर से, आजकल तो कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, फेसबुक से। अभी मैं कितनी बार लिखता हूँ कि वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है बहुत सारी। तो अभी मेरी बात हुई पेटीएम वालों से कि भाई आपका आप ठीक करिए, बोले अरे सर नए वाले में फिर गड़बड़ हो गया। हम लोग एक टीम लगी हुई है बात करने के, जिसमें कि हम लोग देश भर के 8-10 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं कि कैसे पेटीएम एक्सेसिबल हो। और आजकल तो और लोग एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी पे, ऐप एक्सेसिबिलिटी पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग मिलके आवाज उठाएं चीजों को लेकर। गुड। रेणुका, हाँ यू अभी वांट टू आस्क समथिंग? काफी सारे उनको फीडबैक। हेलो सर। हेलो। हेलो जी जी Hello sir. Actually, बताइए। my name is Renuka, and I'm working as an English teacher, sir. I mean, I have taken
I mean, I am working as volunteer, sir. From 2 great. weeks, I'm teaching the students, 4 to 5 students. Sir, actually, they're from Kannada medium. So they doesn't know anything Okay. about English, sir, and like they are my age people, and like they are we are in same age. So and like I started from grammar, sir, but like 2 3 students said that we can read this one, I mean ourselves. But so I like I took like I Hmm. used to take conversation, and I started to teach them like I used to help them to translate it, sir. But now also like they are not able to frame a sentence, sir. Like I want a better idea to make them to learn English, sir. Uh, Abhi, the same issue my students were also raising few days back, and I came across a YouTube channel. I think the name of the channel is Kanchan Madam. Or what she does Okay, sir. is, and there you will find many such channels on YouTube these English days where they connection. teach English. Huh? Sir, English with English Kanchan Madam or connection. something. If I'm not wrong. Right? Okay, sir. हो सकता है वो एक और होगा कोई तो उसमें उसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने she has identified 50 most used phrases or 50 Okay, sir. most used nouns or 500 sentences for daily use. So I suggest that if you make use of such content from YouTube, you can, I think, do very well because identify 10, Okay, 15 sir. sentences and ask them to learn to use them correctly. मुझे याद है कि when I was in college, Okay, sir. I had a teacher. उन्होंने ना हम लोगों को ना Okay, sir. 10-15 पूरे पैराग्राफ्स याद कराए थे. एक मुझे अभी भी याद है कि उसमें यह है कि I have a friend in England, his name is Ken Robert, I know him very well. अब now if I tell you that I have a friend in England, अगर मैंने बोला तो I have an uncle in Bhilai, I have a brother in Bangalore, I have an auntie in Delhi. तो ऐसे आप आराम से कर सकते हो आप तैयार लोगों को. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप लोगों को बात करें लोगों से और लोगों को तैयार करें कि कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस वो सीखें और उसके बाद में फिर उसको कि इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी मजेदार है कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर याद हो गया जैसे कि Yes, sir. I also used to enjoy the classes of English, but it's very difficult to. I mean, they are. I mean, sometimes you know, sir, the notes which I will send them, they will not read. Also, like they will. I mean, they will say that they are not understanding, and this they will leave it, sir. That time, at that time, I will be like feeling very sad. But I want to. I mean, make them. I mean, they are really interested to learn, but because of not understanding, they are like not happy about that, sir. it is individual motivation that helps a lot. Each individual has to be interested to learn. Okay. That is very important. And initially, if you have targets that are manageable, I think if you start with 4-5 sentences and then move ahead, I think it will become easier for you to manage. Just a minute. Thank you so much, sir. There was Nitin Okay, Kumar also. If in the Nitin Kumar beginning is- he raised hand. I Yeah. wasn't sure whether it was by mistake or he genuinely wanted to ask a question. Nitin, are you there?
यस मैम, सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज स्पष्ट पहुंच रही होगी। मैं नितिन आप मेरठ है, नितिन आप मेरठ हैं क्या? जाकिर हुसैन कॉलेज से बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि मैं इंग्लिश बोलने की बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटा सा अपना लक्ष्य सुनिश्चित किया है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे इंग्लिश की अति आवश्यकता है। जहां तक मुझे लगता है वो, मैं इंग्लिश जब बोलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे डर लगता है लोगों के सामने जाते समय। इंग्लिश के वर्ड मुझे पता होता है और मुझे कॉन्फिडेंस भी होता है कि ये वर्ड सही है और ये सेंटेंस जो मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरे मकसद से ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको सामने लेके जाता हूँ, लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, अपने वक्तव्य में उसको उपयोग करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है डर बहुत ज्यादा, ऐसे डरावा सा महसूस होता है, शरीर मेरा कपकपाहट महसूस करने लगता है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या उपाय मुझे अपनाना चाहिए? क्या कोई नया तौर तरीका हो सकता है इसको चेंजिंग करने के लिए? नितिन बेटा एक रिक्वेस्ट है, एक तो तुमसे विनती है कि तुम इंग्लिश सीख लो पर अपनी हिंदी मत छोड़ देना। इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हो, इतना प्रवाह है तुम्हारी भाषा में, उसको ऐसे ही रखना। हाँ रोहित, अब आप इनको बहुत टिप्स सुंदर दीजिए। नितिन। बहुत हाँ सुंदर नितिन, बोल बहुत रहा अच्छा है। आपकी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। और मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और आप जो है लर्निंग की प्रोसेस में है, ठीक है। और शुरू शुरू में तो गलतियां होंगी और उसको होने दीजिए। हम तो हम लोगों पर अंग्रेजों ने इतने अत्याचार ढाए हैं, तो हम उनकी भाषा को सीखने के लिए अगर गलत बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता पड़ जाता है कि अच्छा ये बात मैंने गलती बोल दी, अगली बार से उस पर ध्यान रख लीजिए। और डरने की कोई बात नहीं, अगर बंदूक में गोली है, जब तक ट्रिगर नहीं दबाओगे तब तक चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं तो गोली का कोई यूज नहीं है। तो वैसे ही भाषा शब्दों का भी ऐसे ही है कि आपको शब्दों को बोलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को हिम्मत करनी पड़ेगी। 2-4 बार गलती बोलेंगे वो आपको, और इसके साथ साथ आपने अपनी तैयारी रखिए, सुनते जाइए, यूट्यूब सुनिए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल बोलिए, लोगों के सामने बोलिए। कोई आपको टोक दे तो बुरा बात नहीं है, हंस दे तो आप भी हंस दीजिए, बता दीजिए साहब नई नई सीख रहे हैं, अपनी भाषा पर है भाई साहब। अगर आप ये सोच के बोलेंगे, काम करेंगे ना, तो फिर आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। एक ग्रुप बना लो आप लोग, बहुत 4-5 लोग बढ़िया। जो इंग्लिश सीखने वाले हैं, जो एक ग्रुप नहीं बना लो नहीं, इनको 2-3 लोगों नैब का, तो मेरठ उसमें होगा कि हमारी क्लासेस चलती हैं रोज, हमारी क्लासेस चलती हैं 2:30 से 3 बजे। नितिन आप आते नहीं हो उसमें, जसदीप मैम सिखाती हैं उसमें। मैम कोई ग्रुप चल रहा है क्या? उसका मुझे ग्रुप का लिंक अगर आप प्रोवाइड करा देंगी तो मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा मैम, और ओके आगे से मेरी क्लासें आपके साथ में कंटिन्यू रेगुलरली हो पाएंगी। ठीक है। ये बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा कोशिश करिए, और बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं कोई काम में। शुरू में तो हर काम में डर लगता है, आगे से निकलोगे रास्ता नहीं पता होगा, फिर आप लोगों को किससे पूछें। एक बार पूछना शुरू करोगे, आपको ये मत सोचो कि रास्ता में आप जा रहे हो अकेले, तो अरे हम किससे पूछेंगे। अगर जिससे पूछोगे वो बताएगा, आप जिनको दिखता है वो भी रास्ता उससे नहीं पता होता है कि भाई साहब फला बिल्डिंग कहाँ पे है, तो बोलेगा हाँ आगे 10 बिल्डिंग छोड़ के वो चलेगा, उंगली दिखा के बताएगा आपको, हाथ पकड़ के ले जाएगा, इतना जानता है। बहुत बढ़िया। सर आई हैव ए क्वेश्चन। एनी अदर? जी बताएं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मिस पाते हैं एसेसिबिलिटी में, मतलब कि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो एज ए ब्लाइंड हमें भी नहीं पता होती कि एसेसिबिलिटी में ये भी आनी चाहिए। मतलब आजकल तो काफी सारी मैंने बिल्डिंग देखी है कि होती है, पर मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। बेसिक पता है मुझे कि जो वो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ब्रेल में होगा, ठीक है, और वो होगा टेक्सटाइल्स होगी, वो होगा वीडियो की जगह, वो है ना कहते हैं उसको
हाँ, जिसे आराम मतलब सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़ी देखिए ब्रेल लेकिन मैंने पहले बता साइनेजेस मतलब वगैरह ऐसे सब ठीक है, टेक्सटाइल टाइल्स। जो बेसिक एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम आती है ना, वो बहुत मैन मेड प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, अब कमरा सफाई की तो कुर्सी जो है वो कुर्सी टेबल बाहर रख दी, या कोई साहब आने वाले होते हैं, कोई मीटिंग होने वाली होती है तो उठा के गमले रख दिए सामने 4। ठीक है, तो जो मैन मेड एक्सेसिबिलिटी होती है वो ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है कि सामने वाले को किस किस को बोलोगे कि भैया गमला हटा लो बीच से, यार बीच चलने का रास्ता है ये। या फिर जो मेन दरवाजे पे हमारे कॉलेज के सामने वो कोई आने वाला होता तो वो दिए लगा दिए बहुत सारे, वो बड़ा सा एक पीतल का दिया, उसमें अंगार लग के लगा दिया। तो ऐसी इस तरह के प्रॉब्लम। कूलर लगा है तो कूलर सामने खिड़की पे लगा दिया और कुछ ठंडे में बैठे आराम से कपड़े के अंदर। या फिर नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, उसकी हाइट सही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा दिक्कत वाले हैं। बाकी तो चलो आप मैनेज कर लोगे, अगर आप रोज कहीं जाते हो तो भी आप मैनेज कर लोगे चीजों को। पर ये प्रॉब्लम्स को के लिए बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम कहाँ आती है सबसे बड़ी, जैसे कि बिल्डिंग्स में उतनी तो ठीक है, मगर ट्रांसपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप जा रहे हो कहीं तो आपको बस आइडेंटिफाई करना कि कौन सी बस में आप बैठ रहे हो, बस कहाँ रुकेगी, आप खड़े हो कहीं और, बस आ कहीं और निकल के चली गई 10-15 फुट आगे, आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे इश्यूज लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि टेक्टाइल टाइल्स होनी चाहिए और साइनेजेस बिल में होने चाहिए। और ये फर्स्ट टाइमर के लिए ठीक है, अगर आप एक बिल्डिंग में रोज जा रहे हो तो फिर तो आपको अंदाज पड़ जाता है कहाँ क्या हो। मेरा ऐसा ख्याल है। शायद अभी तक सिर्फ आपको इंग्लिश के प्रोफेसर की तरह ही देख रहे हैं। यू आर ऑल्सो प्रेसिडेंट अवॉर्डी, नेशनल अवॉर्डी, इफ आई मे से सो। तो बच्चों, आप लोगों को वो चीज फैसिनेट नहीं कर रही है? मतलब मैं चाहूंगी कि मैं अपनी लाइफ में देखूं कि आप लोगों में से कोई किसी को वो अवार्ड मिले। विल यू लाइक टू नो समथिंग अबाउट दैट जर्नी? Yes, ma'am. Sure. रोहित, Yes, ma'am, we are very रोहित curious प्लीज आप about कुछ it. बताएंगे, और प्लीज मॉडेस्टी नहीं चलेगी। You, मैं I know you are a very modest person. That's a very big achievement, and I want them to kind of aim things like that. ये हमारे स्टूडेंट जो भी आज मीटिंग में है बहुत अच्छे हैं, एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। देखिए when you kind of aspire for something, the main purpose is how well you can get yourself accommodated, how you can participate in the life of the society, how can you be an integral part of the society. That should be your ultimate aim. You can study, you can get job, you can lead good life, but if you are able to do things, something for the society, if you can contribute something towards society in the field of education, in the field of uh, social upliftment, in empowering certain group, then I think जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम भी समाज का अभिन्न अंग है, तो आई थिंक वो पार्ट हम पूरा कर पाएंगे, वो अपना रोल पूरा कर पाएंगे। तो प्रेसिडेंट अवार्ड जब के लिए हम लोगों ने मतलब वो बात हुई तो यही था कि मेरा अपना पढ़ाई का कंट्रीब्यूशन, आरुषि के साथ में जो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था अपने कॉलेज लाइफ में। अब जैसे कॉलेज में मैंने जब किया काम, तो हम लोगों ने अपने कॉलेज में एक इनेबलिंग यूनिट स्टार्ट किया। हमारे यहाँ के सब लोग बोल रहे थे कि ये आप कर रहे हो, क्या करना है तुम, तो आई नहीं। फिर एक प्रिंसिपल अच्छी थी, उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं हम करते हैं काम। तो अब हमारे यहाँ पे कॉलेज में
12-15 लड़कियां थी जो कि अलग अलग अच्छे अच्छे पोस्ट पे निकल गई हैं. सम ऑफ देम हैव बिकम प्रोबेशनरी ऑफिसर, सम ऑफ देम हैव गॉन टू प्राइवेट सेक्टर. एक लड़की तो एक्सेंचर में थी, उसकी नौकरी लगी. फिर कुछ लोग तो ऐसे ये ब्लाइंड लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं. तो और जब आई थी हमारे यहाँ पे तो उनके पेरेंट्स नहीं बताना चाहते थे, वो नहीं बताना चाहते. मतलब एक लड़की तो ऐसी थी जो उसको नहीं पता था कि हम लोगों को नहीं लगा कि वो ब्लाइंड है. और जब वो उसकी आई साइट होना शुरू हो गई तब उसने बताया कि मैं ब्लाइंड हूँ. और फिर बड़ी मुश्किल से उनके पेरेंट्स को समझाया, फिर वो कंप्यूटर सिखाया, फिर वो शी हैज बिकम नाउ प्रोबेशनरी ऑफिसर. तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में लड़कियां हम लोगों के पास में आई हैं और दे हैव डन वेरी वेल. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. आप पहले कुछ बता रहे हो, पूछ रहे हो, क्या पूछना है बताइए. नहीं आप बताइए, वो ऐसी डिस्टरबेंस था. आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है? एक लड़की का एग्जांपल दूंगा जी. हाँ, एक लड़की का मैं एग्जांपल दूंगा. वो लड़की आई और वो अपनी बहन के साथ बहुत रोते हुए आई. आई थिंक शी मस्ट हैव बीन 20 to 23 इयर्स ऑफ एज. और 18 साल की उम्र में उसके पिताजी ने उसकी शादी कर दी. शादी के पास उसकी आंख में कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, दोनों आंख चली गई. हस्बैंड ने और ससुराल वालों ने पीट पीट के बाहर भगा दिया, घर के बाहर. वो अपनी बहन के साथ में रह रही थी 2-3-4 साल से. हमारे कॉलेज में आई पढ़ने के लिए. शुरू में तो 2-3 महीने बहुत परेशान रही, बहुत ट्रॉमा में थी और रोज उसकी काउंसलिंग करते थे. और उसके बाद फिर बहन भी उसके आके रोने लगी कि ये तो उसका पूरा काम करना पड़ता है और ये और वो सब. उसको बहुत बैठ के समझाया कि मैंने कहा तुम सुनो, शादी के बाद तुम खाना वाना बना लेती थी? बोले हाँ सर, सब काम कर लेती थी, अपना छोंक लगाना भी और सब्जी काटना भी और ये भी और रोटी बनाना, सब कुछ कर लेती थी. मैंने कहा सुनो, एक बार क्या करना कि किचन में जाके सब चीजें समझ लेना एक और जाके अपना काम शुरू कर देना. और बगल में एक बर्फ की ट्रे रखना. अगर कहीं तुम्हारा हाथ कटे या तो फट से बर्फ यूज कर देना. अगर तुम वो सारे काम करो, क्योंकि तुमको पता है कि सब्जी कैसे कटती है, तुमको पता है कि नमक कितना डालना पड़ता है, और तुमको पता है कि आटे में कितना पानी डाल के आटा गूंदा जाता है, तो तुम सब कुछ कर पाओगे. यू वोंट बिलीव कि एक बार लड़की, उनकी बहन कुछ के आती, बोले सर आपने जादू कर दिया, घर का सारा काम वही कर रही है आजकल. तो ऐसे करके उसने शुरुआत की और वो नाउ शी इज हिंदी ऑफिसर. और अब वो और लोगों को बहुत हेल्प करती है लड़की. तो ऐसे थोड़ा शुरू करे काम तो बहुत अच्छे से हम लोग अपने आप को मैनेज करते हैं. वेरी नाइस. आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव भी था और बहुत सीखने को मिला, बहुत मोटिवेशन मिली. जैसे मैंने लिखा था उसमें कि आप जैसे एक नदी की तरह आप चलते रहे और अपनी जिंदगी में तो आपने अपने आप को तो एक रास्ता बना लिया और एक डायरेक्शन ले ली, और साथ में चलते चलते आपने बहुत सारे फील्ड्स को भी सींच दिया. तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि आपने इतना कुछ किया है. लेकिन मैम जैसे सच बोल रहे हैं कि आप बहुत मॉडेस्ट हैं, और बाय चांस वो कहा हुआ सच निकल गया. या बट इंसिडेंटली थैंक यू मेरी सो वाइफ मच. भी आई दूसरे मीन कमरे में मेरे साथ में सुन रही है बैठे. तो जी जी. She is part of the meeting. She is also attending. Very much, yeah, madam. Good evening, everyone. I'm very much here. My daughter is also. Ranja, I saw you and Radhika. Will you like to say something? Radhika, आप कुछ बताओगे पापा के बारे में? Radhika, are you there? Radhika is in Nagpur. I think she's traveling somewhere. उसका आने की नहीं, मतलब she's there पर पता नहीं. मैं उसको बोलती हूँ. और मैं एक मीटिंग में थी, वहां से निकली तो कार में ज्वाइन था, और रोहित की स्टोरी पापा को भी सुनाई. बोले मेरे को तो सब पता है.
माय फादर इन लॉ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। रोहित इज अ वंडरफुल टीचर, वंडरफुल पर्सन। अब हस्बैंड नहीं बताऊंगी कैसे हैं। वंडरफुल नहीं मैम, वो तो नहीं, बताना नहीं, पड़ेगा नहीं, मैम, वो तो आपको बताना ही बिल्कुल पड़ेगा। बताऊंगी, ही इज वेरी गुड। और एक और मैं ये बता दें कि जो एक बात हुई थी कि प्रोफेसर जो प्रोफेसर साइटेड है या जो भी साइटेड पर्सन है और एक ब्लाइंड पर्सन है, तो मैंने जहां तक जितने ब्लाइंड अभी तक देखे हैं वो किसी भी तरह से कोई चीज में कम नहीं है। आप लोगों को बहुत हैरत होगी कि मेरा इनकम टैक्स का काम हो, मेरी पीएचडी हुई, मेरा सारा काम, आई एम 100% डिपेंडेंट ऑन रोहित। He does everything। हम लोगों को बहुत काम कर रहे हैं, we are in the same college। और लोगों को लगता है कि रंजना रोहित की ये आंखें हैं और ये सब फालतू की बातें। He does everything for me। और कहीं से कहीं तक जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं वैसे हम लोग में होते हैं। हम कहीं नहीं पाते कि रोहित ब्लाइंड है या कुछ कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं। एंड दिस इज, मतलब मैं दिल से बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे मन की बात हो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही थैंक्स, बहुत थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द पार्टिसिपेंट। जो भी बच्चे जुड़े उन सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you, Ranjana. If possible, Ranjana is a professor of textile and clothing। तो हमारे यहाँ और टेक्सटाइल के कोर्सेज चलते हैं कॉलेज में। She teaches BSc, MSc textile and fashion designing। excellent, excellent. वेरी नाइस। हमने आप बहुत, मैं तो आपको थैंक्स बोलूंगी कि आपने बोला इनको इनवाइट करने के लिए, बिकॉज ट्रूली यू आर वेरी मॉडेस्ट। और जितना आपने अचीव किया है शायद उससे मेरे को, मैम सच बताऊं, 5% भी नहीं बताया इन्होंने कॉल पे। और मैं आई वाज वंडरिंग कि what should I ask, how should I frame the questions, I don't know। but it was an amazing journey। इंटरेस्टिंगली जब लगा कुछ बड़े ठीक है। It was a pleasure being with all। और सबको बहुत सारी साइन अप करे क्या? हाँ, आई थिंक थैंक यू फॉर दिस। आशीष आप तो पूछना चाह रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं। नो मैम, सिर्फ सर को थैंक यू कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। वेरी बेटे, क्योंकि सर ही बाहर से थे, फिर वो जल्दी कहीं से आए तो हमने उनका बहुत टाइम ले लिया है। तो Yes, ma'am। अब हम बस सर थैंक यू करेंगे सबकी तरफ।